नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सभी का स्टडी वेल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बजट के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा और वीडियो के अंत में बजट का पूरा सार देखने को मिलेगा, इसीलिए बिना स्किप किए पूरा वीडियो जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बजट के इतिहास से। तो भारत का पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को तत्कालीन वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया था? जेम्स विल्सन ने। इसलिए भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक जेम्स विल्सन को माना जाता है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पहले वित्त मंत्री आर के सनमुखम सेट्टी द्वारा पेश किया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पहले वित्त मंत्री आर के सनमुखम सेट्टी द्वारा पेश किया गया था। गणतंत्र भारत का पहला बजट 1950 में जॉन मथाई ने पेश किया था। किसने पेश किया था? जॉन मथाई ने। भारत के प्रधानमंत्री जिन्होंने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बजट पेश किया है तो वह थे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद के साथ साथ इन्होंने वित्त मंत्री का भी कार्यभार संभाला हुआ था अतिरिक्त। अब देखते हैं बजट शब्द का विकास किस भाषा से हुआ है। तो बजट शब्द का विकास फ्रेंच शब्द बूजेट से हुआ है। फ्रेंच शब्द बूजेट से हुआ है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है एक छोटा चमड़े का थैला। इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री सर रॉबर्ट वॉलपॉल ने 1721 से 1742 में अपने वित्तीय प्रस्ताव के दस्तावेज को चमड़े के एक थैले में रखा हुआ था। जब वॉलपॉल ने अपने प्रस्ताव को संसद में प्रस्तुत किया तो लोगों ने मजाक उड़ाया और कहा बजट खोला गया है। क्या कहा? कि बजट खोला गया है। इसके बाद वार्षिक आय व्यय के प्रस्ताव के लिए बजट शब्द का प्रयोग होने लगा। अब देखते हैं कि भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। भारत की पहली पूर्ण रूपेर या पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन थी? निर्मला सीतारमन। जो इंदिरा गांधी थी वह प्रधानमंत्री के साथ साथ उन्होंने एक अलग डिपार्टमेंट, एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट जो लिया था वो था वित्त मंत्री का। भारत का सबसे अधिक बार बजट पेश किसने किया? तो सबसे अधिक बार संसद में बजट पेश किया वो है मोरारजी देसाई, जिन्होंने 10 बार पेश किया संसद में। संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट AFS कहा जाता है। संविधान में बजट शब्द का उल्लेख कहीं भी नहीं है। बजट शब्द के स्थान पे वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है आर्टिकल नंबर 112 के तहत। सबसे लंबे बजट का रिकॉर्ड मौजूदा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के नाम है। इन्होंने यूनियन बजट 2020-21 पेश करते हुए समय लिया है 2 घंटे 42 मिनट का सबसे लंबा भाषण दिया इन्होंने। देश का सबसे छोटा बजट भाषण केवल 800 शब्दों का था जो 1977 में वित्त मंत्री हीरू भाई पटेल ने दिया था संसद में। अब बात करते हैं वर्तमान बजट के बारे में। तो वर्तमान बजट में जो आम बजट 2023-24 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने संसद में 1 फरवरी 2023 को पेश किया था। कब पेश किया था? 1 फरवरी 2023 को। निर्मला सीतारमन ने तीसरी बार डिजिटल बजट पेश किया है। सबसे पहला डिजिटल और पेपरलेस बजट कब पास हुआ था? तो हुआ था 2021-22 में भारत का पहला पेपरलेस और डिजिटल बजट था। 2023-24 के लिए कुल कितना बजट आवंटित किया गया है? तो टोटल 2023 के लिए जो कुल आवंटित बजट किया गया है वो 45,03,097 करोड़। कितना? 45,03,097 करोड़ रुपए। चालू वर्ष 2022-23 में भारत की GDP वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान है। चालू वर्ष 2022-23 में भारत की GDP वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान है। 2023-24 में भारत की GDP वृद्धि दर 6 से 6.8% के बीच रहने की उम्मीद है। 6 से 6.8% रहने की उम्मीद है 23 और 24 में। अब बात करते हैं जो भारत के पास बजट आता कहां से है। तो सबसे पहले वो है बोरिंग एंड अदर लायबिलिटीज से 34%, मतलब वो 34% लोन के रूप में लेता है। और इनकम टैक्स के रूप में 15%, यूनियन एक्साइज ड्यूटी 7%, कारपोरेशन टैक्स के अंतर्गत 15% वह टैक्स लेता है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड अदर टैक्सेस के हिसाब से 17% वह लेता है। कस्टम में 4%, नॉन डेप्ट कैपिटल रेसिप्ट में 2%, नॉन टैक्स रेसिप्ट में 6% वह लेता है। अब ये लेने की बात हो गई। रुपीज गोज टू, यह रुपए जाता कहाँ पे? तो सबसे पहले उन्होंने भारत सरकार ने 34% जो लोन लिया था उसका इंटरेस्ट 20% दिया जाता है। बजट पर 20% इंटरेस्ट दिया जाता है। सेंट्रल स्पॉन्सर
सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम पे 9% खर्च किया जाता है। सब्सिडी पे 7% खर्च किया जाता है। डिफेंस पे 8% खर्च किया जाता है। सेंटर सेक्टर स्कीम पर 17% खर्च किया जाता है। फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर पे 9% खर्च किया जाता है। स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज पर 18% खर्च किया जाता है। अदर एक्सपेंडिचर पर 8% खर्च किया जाता है और पेंशन पर 4% खर्च किया जाता है। तो यहाँ पर ये रुपए खर्च होते हैं। अब बात करते हैं जो घाटे की प्रवृत्तियां। 100 रुपए की आमदनी खर्चा 120 रुपए का है, तो 20 का लॉस हो रहा है, तो उसको बोलता है घाटा, लॉस। तो घाटे की प्रवृत्तियां होती हैं, सबसे पहला आता है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा तो भारत की जीडीपी का 5.9% अनुमान है कि 2023 में घाटा होगा। राजस्व घाटा है, 2023 में अनुमान लगाया जा रहा है कि जीडीपी का 2.9% घाटा होने की उम्मीद है। प्राथमिक घाटे की बात करें तो 2023-24 में जो जीडीपी का घाटा परसेंट रहने वाला है वो है 2.3%। अब बात करते हैं जो निर्मला सीतारमण जी ने संसद में अपना बजट पेश किया, तो उन्होंने सबसे पहले अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई 2014 से अब तक की। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ 9 सालों के अंदर बनी दुनिया की 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। इन्होंने कहा कि 9 सालों के अंतर्गत 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन बना है? भारत। और कहा इन्होंने कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ रुपए घरेलू शौचालयों पर निर्माण हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ घरेलू शौचालयों का निर्माण किया गया है। उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं। 102 करोड़ लोगों का 220 करोड़ कोविड टीकाकरण किया गया है। पीएम जनधन योजना के तहत 47.8 करोड़ बैंक खाते खुलवाए गए हैं। पीएम सुरक्षा बीमा एवं पीएम जीवन ज्योति योजना के तहत 44.6 करोड़ व्यक्ति के लिए बीमा। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 लाख रुपए का नगद स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर किया गया है। दोगुनी से ज्यादा बढ़त के साथ प्रति व्यक्ति आय हो गई है 1.97 लाख रुपए। अब बात करते हैं जो बजट पेश किया गया उसको कहा गया है अमृतकाल। अमृतकाल का बजट। तो सबसे पहले ये जानते हैं अमृतकाल क्या है। अमृतकाल यह शब्द पीएम नरेंद्र मोदी जी ने, जिन्होंने पहली बार 2021 में 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान अमृतकाल शब्द का इस्तेमाल किया था। कब किया था? 2021 में 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान अमृतकाल का शब्द का इस्तेमाल किया गया था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट भाषण की शुरुआत अमृतकाल का पहला बजट कहकर ही की। अमृतकाल वैदिक ज्योतिषी से एक शब्द है। इसका मतलब होता है कि किसी भी नए काम की शुरुआत के लिए सही समय वही समय है जब बड़ी से बड़ी उपलब्धि को हासिल किया जा सकता है। अमृतकाल के अंतर्गत इन्होंने 7 प्राथमिकताओं को रखा बजट में। तो 7 प्राथमिकताओं को कहा गया है सप्तऋषि। क्या 2023-24 में बजट को अमृतकाल कहा गया है और अमृतकाल के अंतर्गत 7 प्राथमिकताओं को रखा गया है। उन 7 प्राथमिकताओं को सप्तऋषि कहा गया है। तो सबसे पहले जो प्राथमिकता है वह है समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। नंबर 2 आखिरी व्यक्ति तक पहुंच। नंबर 3 अवसंरचना एवं निवेश। चौथा नंबर आता है क्षमता का विकास। 5वां हरित विकास, यूथ पावर। 6वां नंबर युवा शक्ति। फाइनेंशियल सेक्टर, वित्तीय क्षेत्र, प्राथमिकता नंबर 7। तो सबसे पहले जानते हैं समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट पहली प्राथमिकता इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट के अंतर्गत एग्रीकल्चर सबसे पहले आता है। तो एग्रीकल्चर में कृषि वर्धक निधि, एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड, वित्त मंत्री ने घोषणा करते हुए कहा है कि एक कृषि वर्धक निधि स्थापित की जाएगी ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को कृषि स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रोत्साहन मिल सके। नंबर 2 आता है कृषि के अंतर्गत आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम, आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम।
इसमें इन्होंने कहा है कि उच्च मूल्य की बागवानी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए 2200 करोड़ रुपए का बजट घोषित किया गया है। समावेशी के अंतर्गत नंबर तीसरा आता है मिलेट के लिए वैश्विक केंद्र श्री अन्न, ग्लोबल हब ऑफ मिलेट्स। भारत को मिलेट का विश्व केंद्र बनाया जाएगा। भारत विश्व में जो श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत विश्व में श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। तो भारत में कई प्रकार के श्री अन्न की खेती होती है। सबसे पहले ज्वार, रागी, बाजरा, कुट्टू, रामदाना, कंगनी, कुटकी, कोदो, चीना, सामा शामिल है। भारत को श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कौन सा अनुसंधान स्थापित किया जाएगा? तो भारत को श्री अन्न के वैश्विक केंद्र बनाने के लिए जो अनुसंधान स्थापित किया जाएगा वह है भारत बाजरा अनुसंधान। भारत बाजरा अनुसंधान यह स्थापित कहां पर किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा हैदराबाद में। ये आते हैं ज्वार बाजरा समझो। अब आते हैं प्राथमिकता नंबर 1 में ही, इंक्लूसिव डेवलपमेंट में ही, नंबर 4 कृषि ऋण, एग्रीकल्चर क्रेडिट। किसानों के हित में जोर देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि कृषि ऋण के लक्ष्य को पशुपालन, डेयरी तथा मत्स्य पालन पर ध्यान केंद्रित करते हुए 20 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाया जाएगा। कितना? पशुपालन, डेयरी तथा मत्स्य पालन पर ध्यान केंद्रित करते हुए 20 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाया जाएगा कृषि ऋण में। समावेशी विकास के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है हेल्थ के बारे में। तो हेल्थ में, स्वास्थ्य में मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना की जाएगी। तो 157 नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना की जाएगी या स्थापित किए जाएंगे। फार्मास्यूटिकल विकास अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु नए कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि, वित्त वर्ष में 2023 में जीडीपी का 2.1% स्वास्थ्य पे खर्चा किया जाएगा। 2023 में जीडीपी का 2.1% स्वास्थ्य पर खर्चा किया जाएगा। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, सिकल सेल एनीमिया। सबसे पहले ये जानते हैं सिकल सेल एनीमिया होता क्या है। तो सिकल सेल एनीमिया ब्लड के अंदर जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल्स वह होती है। नॉर्मल में तो गोलाकार होती है। अगर ये सिकल बीमारी हो जाती है, कौन सी बीमारी? सिकल सेल एनीमिया हो जाती है, यह वंशानुक्रम बीमारी होती है। कौन सी? वंशानुक्रम बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, जो ब्लड के अंतर्गत जो आरबीसी होती हैं वो अर्धचंद्राकार होती हैं। नॉर्मल में तो गोल होती हैं, लेकिन उसमें बीमारी हो जाती है तो अर्धचंद्राकार आकार की हो जाती है। तो इस बजट में वित्त मंत्री ने कहा है कि सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया जाएगा ताकि 2047 तक एनीमिया का उन्मूलन किया जा सके या समाप्त किया जा सके 2047 तक। सबसे अब आगे बढ़ते हैं प्राथमिकता नंबर 1 में ही, एजुकेशन, शिक्षा। तो एजुकेशन में इन्होंने कहा है कि जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के लिए टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। मतलब डाइट के जरिए टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। शिक्षा पर जीडीपी का 2.9% खर्च किया जाएगा। बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। पंचायतों और वार्ड स्तरों पर पुस्तकालय खोलने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा। अब बात करते हैं स्वास्थ्य और शिक्षा पर व्यय में वृद्धि, जो जीडीपी का कितना परसेंट है। तो बात करते हैं 2019 में हेल्थ पे जो स्वास्थ्य पर जीडीपी का खर्च किया जाता था वो 1.4% खर्च किया जाता था 2019 में, जो कि वर्तमान 2023 में अब खर्च किया जाएगा 2.1% जीडीपी का। और एजुकेशन पे खर्च किया जाता था पहले 2019 में 2.8% जीडीपी का, अब 2023 में जीडीपी का 2.9% खर्च किया जाएगा। आगे बात करते हैं प्राथमिकता नंबर 2, अंतिम छोर तक पहुंचना, रीचिंग द लास्ट माइल। इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन, पीवीटीजी की फुल फॉर्म होती पार्टिकुलरली वैल्यूएबल ट्राइबल्स ग्रुप।
इसमें संवेदनशील जनजाति समूह की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास योजना शुरू की गई। किसमें सुधार लाने के लिए? संवेदनशील जनजाति समूह की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया गया। इसमें पीवीटीजी परिवारों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण जैसे आवश्यक बुनियादी सुविधाएं पूरी तरीके से उपलब्ध कराई जाएंगी। पीवीटीजी विकास मिशन के तहत अगले 3 वर्षों में 15,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। प्राथमिकता, अब बात करते हैं सबसे पहले बजट 2023-24 के तहत विभिन्न योजनाओं पर खर्च। खर्च की बात करें, टॉप 4 खर्च, तो प्रधानमंत्री आवास योजना पर 79,590 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जल जीवन मिशन पर 2023-24 के बजट में 70,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मनरेगा की बात करें तो मनरेगा पर 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नंबर 4, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान पर 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे बजट 2023-24 के तहत। बजट 2023-24 के तहत प्रमुख मदों पर और वे जानते हैं तो परिवहन पर 5,17,034 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। रक्षा पे 4,32,720 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ग्रामीण विकास पर खर्च किए जाएंगे 2,38,204 करोड़ रुपए। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा पर 1,12,899 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे 2023-24 के बजट में। बजट 2023-24 के तहत विभिन्न मंत्रालयों पर खर्च जानते हैं तो सबसे पहला मंत्रालय आता है रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय पर 5.94 लाख करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयों पर 2.70 लाख करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। रेल मंत्रालय की बात करें तो रेल मंत्रालय पर इस बार पहले से ज्यादा बजट दिया गया है, सबसे ज्यादा बजट दिया गया है रेल मंत्रालय पर 2.41 लाख करोड़ रुपए। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय पर 2.06 लाख करोड़ रुपए। गृह मंत्रालय की बात करें तो गृह मंत्रालय पे 1.96 लाख करोड़ रुपए। अब जो प्राथमिकताएं चल रही थी, प्राथमिकता नंबर 2 पर थे हम लोग, अंतिम छोर तक पहुंचना, रीचिंग द लास्ट माइल। तो इसमें पीएम आवास योजना पर, पीएम आवास योजना की बात करते हैं तो पीएम आवास योजना पर 66% से बढ़ा के 79,590 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया जाएगा। कितना? 79,590 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। प्राथमिकता नंबर 2 में ही एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूल पर खर्चा देखें तो अगले 3 वर्षों में केंद्र 3.5 लाख जनजातीय छात्रों के लिए चलाए जा रहे 740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों के लिए 38,800 अध्यापक और सहायक कार्मिक नियुक्त किए जाएंगे। भारत श्री की स्थापना प्राचीन पुरालेखों के डिजिटलीकरण के लिए भारत श्री की स्थापना की जाएगी। प्राथमिकता नंबर 3 की बात करें तो प्राथमिकता नंबर 3 में अवसंरचना और निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों को 50 वर्ष तक ऋण रहित जारी किया जाएगा, मतलब उनसे कोई ऋण नहीं लिया जाएगा। रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ का अब तक का सबसे ज्यादा बजट घोषित किया गया। शहरों के विकास के लिए UIDF अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड घोषित किया गया। इस उद्देश्य के लिए 10,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। बजट प्राथमिकता नंबर 4 की बात करें बजट में तो प्राथमिकता नंबर 4 में सक्षमता को सामने लाना। किसको सामने लाना? सक्षमता को सामने लाना। इसके अंतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए उत्कृष्टता केंद्र AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसके अंतर्गत उन्होंने कहा है कि देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। कितने उत्कृष्टता केंद्र? 3। प्राथमिकता नंबर 4 के अंतर्गत ही 5G सेवा आई। तो देश में 5G सेवाओं का प्रयोग करते हुए एप्लीकेशन तैयार करने के लिए इंजीनियरिंग संस्थानों में 100 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। कितनी प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी इंजीनियरिंग संस्थानों में? 100। प्राथमिकता नंबर 5 हरित विकास, ग्रीन ग्रोथ।
ग्रीन ग्रोथ में कहा गया है कि सबसे पहली हेडिंग है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की मदद से पर्यावरण में कार्बन का उत्सर्जन कम किया जाएगा और इसके लिए 19,700 करोड़ रुपए का बजट घोषित किया जाएगा। गोवर्धन योजना आती है प्राथमिकता नंबर 5 में। तो गोवर्धन स्कीम गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन, गोवर्धन नामक स्कीम के तहत 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, जिसमें से 200 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट स्थापित किए जाएंगे। कितने बायोगैस प्लांट स्थापित किए जाएंगे? 200। और इसके लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए तक का बजट घोषित किया गया है। प्राथमिकता नंबर 5 में ही ग्रीन ग्रोथ की बात करें तो इसमें पीएम परिणाम योजना है एक। तो पीएम परिणाम योजना के तहत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को रासायनिक उर्वरकों की जगह प्राकृतिक उर्वरकों का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मिष्टी योजना के तहत तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधारोपण की शुरुआत की जाएगी। मिष्टी योजना के तहत तटीय रेखाओं पर मैंग्रोव पौधारोपण की शुरुआत की जाएगी। बायो इनपुट संसाधन केंद्र की बात करें तो बायो इनपुट संसाधन केंद्र अगले 3 वर्षों में सरकार 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता देगी। इसके लिए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स केंद्र स्थापित किए जाएंगे। प्राथमिकता नंबर 6 यूथ पावर, युवा शक्ति की बात करें तो युवा शक्ति में बताया गया है, सबसे पहले हेडिंग है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0%, 4.0 प्रधानमंत्री विकास योजना 4.0। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि अगले 3 वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू की जाएगी, जिसमें कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक, 3D मुद्रण आदि नए पाठ्यक्रम को शामिल किया जाएगा। युवा शक्ति के अंतर्गत नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, इस योजना के तहत अगले 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा। युवा शक्ति के अंतर्गत यूनिटी मॉल आता है। तो यूनिटी मॉल वित्त मंत्री ने कहा है कि राज्यों को अन्य और स्वयं के एक जिला एक उत्पाद जीआई उत्पाद और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए राज्य की राजधानी या वित्तीय राजधानी में एक यूनिटी में स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यूनिटी मॉल में स्थापित करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन किया जाएगा। यूनिटी मॉल में ओपी एक जिला एक उत्पाद जीआई और हस्तशिल्प उत्पादकों के संवर्धन और विक्रय को बढ़ावा दिया जाएगा। बात करते हैं प्राथमिकता नंबर 7 और लास्ट प्राथमिकता वित्तीय क्षेत्र, फाइनेंशियल सेक्टर। इसमें महिला सम्मान बचत पत्र की बात कही गई है। तो महिला सम्मान बचत पत्र के अंतर्गत महिलाओं को 2 साल की अवधि के लिए 2 लाख रुपए जमा कराने की सुविधा दी जाएगी। कितनी? 2 साल की अवधि के लिए 2 लाख रुपए जमा कराने की सुविधा दी जाएगी, जिसके अंतर्गत उन्हें 7.5% का ब्याज दिया जाएगा। कितना ब्याज? 7.5% का ब्याज दिया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए लाभ, तो वित्तीय क्षेत्र में वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो लाभ बताए गए हैं उसमें कहा गया है कि जमा सीमा 15 लाख से बढ़ा के 30 लाख की जाएगी। पहले 15 लाख तक जमा कर सकते थे, अब 30 लाख तक जमा कर सकते हो उसमें। फाइनेंशियल सेक्टर के अंतर्गत आता है एक एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी स्कीम। तो एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी स्कीम के तहत 9,000 करोड़ रुपए का नवीनीकृत योजनाओं को 1 अप्रैल 2023 से शुरू किया जाएगा। 9,000 करोड़ रुपए का नवीनीकृत योजनाओं को 1 अप्रैल 2023 से शुरू किया जाएगा और इसके अतिरिक्त 2 लाख करोड़ रुपए का गारंटी मुक्त ऋण भी संभव हो पाएगा। अब जानते हैं जो अब तक हमने पढ़ा पूरा बजट का सार के बारे में। तो पूरा बजट का सार यही निकल के आता है कि निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को चमकता हुआ सितारा माना है। दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को चमकता हुआ सितारा माना है। दुनिया में भारत का कद बड़ा है। भारतीय अर्थव्यवस्था सही दिशा में चल रही है और सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर है।
बजट भाषण में निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि वर्तमान वर्ष के लिए हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान है और 2023-24 में 6 से 6.8% रहने के बीच रहने की उम्मीद है। वित्त मंत्री ने बताया कि बजट की 7 प्राथमिकताएं हैं। कितनी प्राथमिकताएं हैं? 7। इस बार बजट के मुख्य 7 लक्ष्य हैं जिन्हें सप्तऋषि कहा गया है। सबसे पहले समावेशी विकास, दूसरा अंतिम छोर तक पहुंचना, तीसरा अवसंरचना और निवेश, चौथा क्षमता विस्तार, पांचवा हरित विकास और छठवां है युवा शक्ति, सातवां वित्तीय क्षेत्र। बजट सार के अंतर्गत अगला है पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ा के 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। बजट भाषण में निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि पीएम गरीब कल्याण के अन्य योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। 1 वर्ष के लिए मुफ्त राशन अब मिलेगा। निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि 9 सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ी है। महिला सम्मान बचत योजना शुरू होगी। इसमें महिलाओं को 2 लाख रुपए की बचत पे 7.5% ब्याज मिलेगा। बच्चों और युवाओं के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। पहचान पत्र के तौर पे पैन को मान्यता मिलेगी। सीवर सफाई के लिए मशीन का प्रयोग होगा। 5G पर रिसर्च के लिए इंजीनियरिंग कॉलेजों में 100 लैब बनाई जाएंगी। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च करेगी। रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगले 1 साल तक मुफ्त अनाज योजना, इसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। आगामी 3 वर्षों में केंद्र सरकार 3.5 लाख आदिवासी छात्रों के लिए 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय शुरू करेगी। बात करते हैं पीएम आवास योजना के खर्च को 66% से बढ़ाकर 66% बढ़ा के 79,590 करोड़ रुपए कर दिया गया है। देश में 50 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। अगले 3 सालों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए मदद की जाएगी, जिसके लिए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर खोले जाएंगे। कितने? 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर खोले जाएंगे। पीएम प्रणाम योजना की शुरुआत होगी। यह योजना वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए होगी। इसके अलावा गोवर्धन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना की जाएगी। अगला है बजट का सार में नई आयकर व्यवस्था। जो नई आयकर व्यवस्थाएं हैं उसमें 0 से 3 लाख तक पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर 3 लाख से 6 लाख तक आपकी आय है तो उस पर 5% टैक्स लगेगा। 6 लाख से 9 लाख है तो उस पर 10% टैक्स लगेगा। 9 से 12 लाख है तो 15% टैक्स लगेगा। 12 से 15 लाख है तो 20% आयकर टैक्स लगेगा। 15 लाख से अधिक है तो 30% इनकम टैक्स लगेगा आपका। अब बात करते हैं बजट का सार। तो रक्षा मंत्रालय पे 5.94 लाख करोड़ रुपए खर्च होगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय पे 2.70 लाख करोड़ रुपए। रेल मंत्रालय पर 2.41 लाख करोड़ रुपए। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय पे 2.06 लाख करोड़ रुपए खर्च होगा। गृह मंत्रालय पर 1.96 लाख करोड़ रुपए। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय पे 1.7 लाख करोड़ रुपए खर्च होगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय पे 1.60 लाख करोड़ रुपए। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय पे 1.25 लाख करोड़ रुपए। संचार मंत्रालय पे 1.23 लाख करोड़ रुपए खर्च होगा। ये थे विशिष्ट मंत्रालय के अंतर्गत आवंटन। अब बात करते हैं एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल पे कितना खर्च होगा। तो 2022-23 में जो खर्च होता था वह था 2,000 करोड़ रुपए। 2023-24 में जो होगा उसे बढ़ा कर दिया गया 5,943 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री आवास योजना 2022-23 में
48,000 से बढ़ा के 2023-24 में 79,590 करोड़ रुपए कर दिया गया है। बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल का त्वरित अंगीकरण और विनिर्माण फेम, तो 2022-23 में 2,908 करोड़ रुपए, 2023-24 में उसको बढ़ा के कर दिया गया 5,172 करोड़ रुपए। पूर्वोत्तर विशिष्ट अवसंरचना विकास योजना के अंतर्गत 2022-23 में 1,419 करोड़ रुपए और 2023-24 में 2,491 करोड़ रुपए कर दिया गया है। फार्मास्यूटिकल उद्योग का विकास के बारे में देखें तो 2022-23 में 100 करोड़ रुपए खर्चा था, अब उसको बढ़ा के 2023-24 में 1,250 करोड़ रुपए कर दिया गया है। जल जीवन मिशन के तहत बात करें तो जल जीवन मिशन 2022-23 में 60,000 करोड़ रुपए खर्चा था, उसको बढ़ा के 2023-24 में 70,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। बात करें अब क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस की, तो बजट यहाँ पे हमारा समाप्त होता है पूरा। तो क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस की देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी वृद्धि दर अनुमानित है। तो 2023-24 के लिए जो जीडीपी वृद्धि दर अनुमानित है वो 6 से 6.8% रहने की उम्मीद है। दूसरा क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री पीबीटीजी विकास मिशन योजना के लिए शुरू किया गया है। तो पीबीटीजी किसके लिए शुरू किया गया है? तो पीबीटीजी आदिवासियों के लिए शुरू किया जाएगा। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटे का अनुमान जीडीपी का कितना परसेंट? तो जो जीडीपी का राजकोषीय घाटे का अनुमान है वह है 5.9%। कितना? 5.9% जीडीपी का रहने का अनुमान है राजकोषीय घाटा। नंबर 4 क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार राज्य को उनके अपने एक जिला एक उत्पाद जीआई टैग और हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने और बेचने के लिए कौन सा मॉल स्थापित किया जाएगा? तो कौन सा मॉल स्थापित किया जाएगा? तो मॉल स्थापित किया जाएगा यूनिटी मॉल। कौन सा? यूनिटी मॉल। केंद्रीय बजट 2023-24 में पीएम प्रणाम योजना किस लिए शुरू की गई? तो पीएम प्रणाम योजना शुरू की गई थी वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए। किसको? वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए। बात करते हैं केंद्रीय बजट 2023-24 में मिष्टी योजना शुरू की गई। तो मिष्टी योजना किस लिए शुरू की गई थी? मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए। किसके लिए? मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है आर्टिकल नंबर 112 के अकॉर्डिंग, और संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आकलन वर्ष 2023-24 के लिए 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए की आय के बीच आयकर स्लैब के लिए दर क्या है? तो दर है 5%। कितनी? 5% आयकर स्लैब के लिए 3 से 6 के बीच में। वर्ष 2023-24 का कुल अनुमानित बजट कितना निर्धारित किया गया? तो कुल अनुमानित बजट 45,03,097 करोड़। कितना? 45,03,097 करोड़ रुपए। केंद्रीय बजट की घोषणा के तहत महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र पर केंद्रीय परसेंट जो कितना परसेंट है वह है, केंद्रीय बजट की घोषणा के तहत महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र पर कितना परसेंट खर्च किया जाएगा? तो 7.5%। 2 सालों के लिए है। यहां पर आपका ये पूरा बजट खत्म होता है। अगला जो वीडियो आएगा उस पे एमसीक्यू होंगे 50, जिसमें पूरे बजट के बारे में पूरे एमसीक्यू होंगे 50। तो उसे आप ज़रूर देखें, और जो पिछली वीडियो G20 जिसने नहीं देखी हो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उसमें जाकर देखें।